हेलो माय डियर्स। तो आज की क्लास में हम मन, शिक्षा, शिक्षा मनोविज्ञान, माइंड, एजुकेशन एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, इन तीनों टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। माइंड, जिसे हम कहते हैं मन, इसका मनोविज्ञान में काफी उपयोग होने वाला है, इसलिए मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। माइंड, जिसे हम कहते हैं मन, और इस माइंड के तीन वेरिएशन करती है। कितने करती है? तीन वेरिएशन। ठीक है, तो इसका जो पहला है उसको कहते हैं चेतन मन, इसको कहते हैं अवचेतन, इसी को ही हम अर्धचेतन भी कह सकते हैं ना, अर्धचेतन मन भी कहते हैं इसको, और इसे हम कहते हैं अचेतन। अच्छा, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो चेतन को कहते हैं कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। अचेतन, अर्धचेतन को कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। और अचेतन को हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। सब चेतन, अवचेतन और अचेतन में क्या अंतर होता है मुख्य रूप से, तो उसको हम उस अंतर को जानते हैं, तो ध्यान से समझना है ना, इसका काफी यूज होने वाला है। ओके, चेतन मन, चेतन मन किसके लिए जिम्मेदार है? तो चेतन मन, जो आपका चेतन मन होता है, वह चेतन मन हम दैनिक जीवन में जितने भी काम करते हैं, जस्ट एग्जांपल, सोचना, समाज के साथ व्यवहार करना, पढ़ाई करना, मार्केट में किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हो, कौन सी वस्तु खरीदने जा रहे हो, कौन सी नहीं लेने जा रहे हो। इसके अलावा आपके पास में लड़की सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे फोटो आते हैं, उसमें से आप कोई लड़की का फोटो सेलेक्ट करते हो, किसी लड़के का फोटो सेलेक्ट करते हो, उन सारी कंडीशन के लिए जिम्मेदार जो आपका मन है वह है चेतन मन। कौन सा है? चेतन मन। उसके बाद में ही हम बात करते हैं अवचेतन। अवचेतन मन ऐसा मन होता है जिसमें हमारे शरीर की जितनी भी मुख्य क्रियाएं होती है, मुख्य क्रिया मतलब मैं बात बताऊं आपको, जैसे बताते हैं अपन पाचन, ठीक है ना, इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन समझते हैं ना अपन, रक्त का परिसंचरण, मतलब रक्त किस प्रकार से प्रवाह होता है। उसके अलावा पाचन कैसे होता है, मतलब शरीर की जितनी भी जटिल और मुख्य क्रियाएं होती हैं उसको करने के लिए जिम्मेदार है आपका कैसा? अवचेतन मस्तिष्क, ठीक है ना। इसके अलावा एक अचेतन होता है, अचेतन मस्तिष्क का वह मस्तिष्क होता है वो दबित इच्छाओं का भंडार है। कैसा है? दबित इच्छाओं का भंडार है। दबित इच्छा मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका किसी के साथ में ब्रेकअप हो गया है, और ब्रेकअप होने के कुछ हफ्ते, कुछ महीने और कुछ सालों के बाद में आपको उसकी याद आ रही है, तो उसकी याद से आप दुखी हो रहे हो, आया समझ में? तो वही जो आपकी दुखी होने की जो स्थिति है, या जो आपकी बातें पड़ी हुई है, आपके जो थॉट्स प्रोसेस पड़ा हुआ, जो चीज आपके पहले के साथ हुई थी, घटित वो पड़ी हुई है ना, वो आपके यहाँ से सीधी वापस यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना। तो आप उस कारण से दुखी हो रहे हो, तो वो सारी दबित इच्छाओं का जो भंडार होता है, जो आपके साथ में घटनाएं घटित हुई है, उसका सारा चीजें यहाँ पड़ी हुई होती है, जिसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। ओके, तो आई होप कि आपको तीनों ही मन समझ में आए होंगे, और हम अब आगे बढ़ते हैं शिक्षा की ओर। ओके, शिक्षा, शिक्षा को जानना अति आवश्यक है। सर शिक्षा है क्या? तो मैं बताता हूँ, आपको फोकस करना है ना। शिक्षा, शिक्षा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेशन। ओके, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति
संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से हुई है और यह शिक्षा बना है। शिक्षा का एक सामान्य अर्थ होता है, वह है सीखने सिखाने की क्रिया, और शिक्षा के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन होता है, समाज का विकास होता है, बच्चे का विकास होता है। तो शिक्षा को जानना अति आवश्यक है। ओके, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की एक धातु है। संस्कृत भाषा की क्या है? धातु। सर धातु क्या होता है? धातु एक संस्कृत में कहते हैं ना अपन उसको, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं क्रिया, और इसी को ही हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब। ओके, तो संस्कृत भाषा की एक धातु है और उस एक धातु का नाम है शिक्ष। शिक्ष, शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बनता है शिक्षा। क्या बनता है? शिक्षा। शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से शिक्षा बनता है, और इस शिक्षा का जो सामान्य अर्थ होता है, सामान्य जो अर्थ होता है वह अर्थ होता है सीखने, सीखने, सिखाने, सीखने सिखाने की क्रिया, सीखने सिखाने की क्रिया, इसका एक सामान्य अर्थ है। एक्चुअली में शिक्षा वहाँ होती है जिसमें एक बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना भी सीखता है, जितने भी अनुभव करता है, उसको हम शिक्षा कहते हैं। आप जो विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ते हो ना, वो एकदम संकुचित अर्थ है, छोटा सा अर्थ है। आप स्कूल में जो पढ़ रहे हो वो एकदम छोटा सा अर्थ है ना। एक्चुअल शिक्षा का जो अर्थ होता है वह रहता है कि एक बालक जीवन भर कितनी चीज़ों को सीखता है, उसके अनुभव कैसे हैं, हर कदम पर क्या सीखता है, वो आपकी एक्चुअल शिक्षा होती है, और उसका एक बहुत बड़ा यह अर्थ होता है। पर नॉर्मल अर्थ क्या होता है? सीखने सिखाने की क्रिया, उससे अपन शिक्षा कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो शिक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं भाई सर, शिक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेशन। क्या कहते हैं? एजुकेशन। शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन। सर एजुकेशन वर्ड कहाँ से आया? तो एजुकेशन वर्ड लैटिन लैंग्वेज से है। कहाँ से है? लैटिन लैंग्वेज से। एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज से है, और लैटिन लैंग्वेज का जो शब्द है उस शब्द का नाम है एजुकेटम। लैटिन में एक शब्द है जिसका नाम है एजुकेटम, और इस एजुकेटम शब्द से ही कौन सा शब्द बना है? एजुकेशन। सर एजुकेटम को अगर हम तोड़े तो उसका क्या बनेगा? तो इसको तोड़ने पर बनेगा ई प्लस डिको। ठीक है ना, ई प्लस डिको। इसको तोड़ने पर ये बनेगा ई धन डिको। तो इसका अर्थ ये हुआ, अब यहाँ पर ई का अर्थ बताया है अंदर से, अंदर से। ओके, और डिको का अर्थ होता है बताया है बाहर निकालना, बाहर निकालना। एक का अर्थ होता है अंदर से और डिको का अर्थ होता है बाहर निकालना। ये इसका एक मत है। इसका एक मत और भी है जिसे हम कहते हैं एजुकेयर एंड एजुसियर। एजुकेयर का अर्थ होता है गति देना, आगे बढ़ाना। एजुसियर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। तो यहाँ पे पहले मत की बात की है जो है एजुकेशन शब्द लैटिन लैंग्वेज में एजुकेटम शब्द से लिया गया है, जिसको तोड़ने पर ए प्लस डिको बनेगा, और ए का अर्थ होता है अंदर से और डिको का अर्थ होता है बाहर निकालना। अंदर से बाहर निकालना सर ये तो कोई चीज समझ में नहीं आई, ये चीज क्या होती है ना? अंदर से बाहर निकालना मतलब एक बच्चे के अंदर जन्म के समय ही बहुत सारी शक्तियां होती हैं, ठीक है ना? उन शक्तियों को बाहर निकालने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो जो माध्यम है, मीडियम है, उस मीडियम को ही हम कहते हैं एजुकेशन। हम एजुकेशन के माध्यम से ही उस बालक की क्षमताओं को बाहर तक ला सकते हैं।
आगे समझ गए, इसलिए हमको एजुकेशन की आवश्यकता होती है। तो आइए अब हम एजुकेशन की परिभाषा के बारे में स्टडी करते हैं कि महान कौन कौन से ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने एजुकेशन के बारे में अपने अपने राय दी, अपने अपने परिभाषा दी, अपने अपने मत दिए। तो हम बात करते हैं इनके बारे में। शिक्षा की परिभाषाएं। हम यहाँ बात करते हैं शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा की परिभाषा किन किन विद्वानों ने दी है और उन विद्वानों का कहना क्या है, तो आप मेरे साथ में लिखते रहना है ना। तो हम पहली परिभाषा की बात करते हैं। हम कौन से देश के निवासी? भारत देश के। और हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता कौन है? गांधी जी। तो गांधी जी शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले उनके बारे में लिखेंगे, बाकी उसके बाद दूसरे विद्वानों के बारे में लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले गांधी जी का क्या कहना है? गांधी जी शिक्षा के बारे में क्या कह रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। शिक्षा से मेरा अभिप्राय, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का सर्वांगीण विकास। कितनी अच्छी बात बताई है हमारे गांधी जी ने। सुनो ध्यान से, देखो हमने एक परिभाषा तो लिख ली, इनका अभिप्राय है, इनका क्या मत है, वो हमने परिभाषा लिखी, बट इस परिभाषा को हम समझते हैं ना। क्या कह रहे देखो, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा, मतलब मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का सर्वांगीण विकास करना, मतलब सभी तरीके से विकास करना है ना। तो मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का सर्वांगीण विकास, इसके बारे में किसने बताया? गांधी जी ने। तो हम एक दूसरे विद्वान के बारे में बात करते हैं। प्लेटो जी क्या कहते हैं? शिक्षा से शरीर, मस्तिष्क व बौद्धिक शरीर, मस्तिष्क व बौद्धिक विकास होता है। शिक्षा से शरीर, मस्तिष्क व बुद्धि का विकास होता है, ऐसा किसका कहना है? प्लेटो जी का कहना है ना। ध्यान रखना कि पॉइंट पर फोकस करना, हिंट वर्ड पर फोकस करना। तीसरा हम बात करते हैं अरस्तु की। अरस्तु जी क्या कहते हैं? तो अरस्तु साहब का कहना है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं शिक्षा से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क
मस्तिष्क का निर्माण होता है। ऐसा भाई साहब किसका कहना है? अरस्तु का। अरस्तु भाई साहब का कहना है शिक्षा से स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या होता है भाई साहब? निर्माण होता है। प्लेटो साहब का क्या कहना है? शिक्षा से शरीर, मस्तिष्क व बुद्धि मतलब बुद्धि का विकास होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम आगे बात करते हैं एक और भाई साहब है जिनकी बात हम करते हैं, जॉन लॉक। क्या नाम है इनका? जॉन लॉक। जॉन लॉक भाई साहब का कहना है जिस प्रकार फसल के लिए कृषि की जाती है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। ओके, तो जिस प्रकार फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। जिस प्रकार फसल के लिए कृषि की जाती है, ठीक है ना, उसी प्रकार जिस प्रकार फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार हमारे मनुष्य के लिए शिक्षा होनी अत्यंत परम आवश्यक है। ठीक है, फसल के लिए जैसे कृषि आवश्यक है वैसे ही हमारे मनुष्य के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से ही हम हमारी सारी शक्तियों को बाहर निकाल सकते हैं और आगे हमारा और हमारे समाज का और हमारी जो पृथ्वी है, देश दुनिया, उस सब का विकास कर सकते हैं। ओके, ध्यान देना, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही है और वो बात है जॉन लॉक का कहना है कि जन्म के समय जॉन लॉक भाई साहब का कहना है कि जन्म के समय एक बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर वह बड़ा होते हुए अपने अनुभव लिखता है। कितनी अच्छी बात की उन्होंने, ध्यान से सुनना। जॉन लॉक का कहना है जन्म के समय एक बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। सही बात है ना? जिस पर वह जैसे बड़ा होता जाता है वैसे ही अपना अनुभव वहां पर लिखता जाता है। तो हम सब जानते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके दिमाग के अंदर किसी भी प्रकार की कोई चीजें नहीं होती, मतलब किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, उसका मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान है। आप उस बच्चे को पास में सांप रख दोगे तब भी उसको पता नहीं चलेगा कि सांप है, क्या कर सकता है, काट सकता है, कुछ भी आइडिया नहीं, मतलब किसी भी टाइप को इंफॉर्मेशन उसके पास में है नहीं। तो फिर वो जैसे धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा वैसे उसके अंदर अनुभव होते जाएंगे और उसके बेस पर वो आगे बढ़ता जाएगा। तो अब तक हमने क्या सीखा? शिक्षा और शिक्षा की परिभाषा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं ना, ध्यान से सुनो। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। सर शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। अब तक मनोविज्ञान के अंदर 20+ शाखाएं विकसित हो चुकी है, जिसमें एक शाखा है, एक ब्रांच है जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। तो यहाँ से आपके सीधे 2 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनना। पहले चीज, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है 19वीं सेंचुरी में। कब हुई है? 19वीं। ठीक है,
19वीं सेंचुरी में इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। कहाँ से करते हैं? अमेरिका से। इन्होंने अपने कार्यकाल में 10 वर्षों तक प्रयास किया और 10 वर्ष के प्रयास के बाद में इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की रचना कर दी। कब की? 19वीं ईस्वी में। ठीक है ना। उसके जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। और अमेरिका के अंदर मनोविज्ञान के अंदर अगर आप कोई नया काम करते हो, ठीक है ना, तो आपको थॉर्नडाइक नामक पुरस्कार भी दिया जाता है। ओके, तो अब तक हमने क्या सीखा? शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। और शिक्षा मनोविज्ञान है क्या? तो मनोविज्ञान की एक शाखा है, जिसे पेड़ की ब्रांच होती है। वैसे मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की एक शाखा है, जिसको इंग्लिश में एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। और एजुकेशनल साइकोलॉजी की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई है। और इसके जनक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है थॉर्नडाइक है। क्लियर है? तक समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के आगे। यहां पर मैं लिख रहा हूं शिक्षा, और यहां पर मैं लिख रहा हूं मनोविज्ञान। हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि मनोविज्ञान क्या है, तो हम सब अच्छे से जानते हैं। व्यवहार का अध्ययन, हम सबने इसको पढ़ा है ना, व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन। अभी भी हमने पढ़ा शिक्षा क्या है, तो शिक्षा क्या है? शरीर, मस्तिष्क, आदि का विकास है। अभी भी तो हमने इसको जाना है ना। तो शरीर, मस्तिष्क आदि का विकास कौन करता है? शिक्षा करती है। शिक्षा क्या है? एक साधन है। ठीक है ना। दूसरी चीज, मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन है। पहले व्यवहार में परिवर्तन है। जैसे देखो, आप शिक्षा लेते जाओगे तो आपके शरीर और मस्तिष्क का विकास होता जाएगा। ठीक है ना। और शरीर और मस्तिष्क का विकास होगा तो आपके व्यवहार में चेंजेस आएंगे नहीं आएंगे? तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो तो है मनोविज्ञान, और जो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, जिससे आपके मस्तिष्क और शरीर का विकास हो रहा है, वहाँ है आपकी शिक्षा। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक शाखा बनाती है, उसको कहते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान। क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थॉर्नडाइक, और इसकी उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई। ओके, तो हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की हम परिभाषा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? परिभाषा। तो मेरे ध्यान में भी यहाँ पर दो विद्वानों की परिभाषा ध्यान में आ रही है, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना, इन दो विद्वानों का क्या कहना है। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है स्किनर। स्किनर। तो स्किनर भाई साहब का क्या कहना है, वहां फोकस करें। इनका कहना है शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान शिक्षा
शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम, जो शिक्षण व अधिगम, जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। ठीक है, ये तो कहना है भाई साहब इसके अंदर का। एक और दूसरे विद्वान रहे हैं जिनका नाम है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो का क्या कहना है? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक विभिन्न अनुभवों व संगठनों की व्याख्या है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के, कोई बालक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो व्यक्ति के जन्म से लेकर जब तक वह वृद्धावस्था में नहीं आ जाता है ना, तो उसके बीच में वह क्या क्या सीख रहा है, क्या क्या अनुभव कर रहा है, उन अनुभवों की जो व्याख्या होती है, ठीक है ना, उन अनुभवों की जो व्याख्या होती है उससे ही ये क्रो कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो हमने दो विद्वानों के बारे में जाना है। पहले है स्किनर, जिसका कहना है शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। शिक्षण जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो, अधिगम जो हम सीख रहे हैं वो, है ना, दिन प्रतिदिन आपके अनुभव, चाहे वो क्लास में हो, क्लास से बाहर हो, व्हाटएवर, किसी भी जगह पर, है ना, तो वेरेवर, किसी भी जगह पे, है ना। आगे शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के विभिन्न अनुभवों की व्याख्या है। तो वृद्धावस्था मतलब शुरू से लेकर बालक पढ़ता है, तो है ना, घर से सीखता है, उसके बाद पढ़ाई करता है, उसके बाद कॉलेज करता है, उसके बाद जीवन भर सीखता रहता है, तो उनका एक सम्मिलित जो रूप होता है उसे ही हम कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो आई होप कि मैं आपको शिक्षा मन और शिक्षा मनोविज्ञान तीनों ही टॉपिक को अच्छे से समझा पाया होगा। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक को टच करते हैं, उसके बाद हमारी क्लास को विराम कर देंगे। ओके भाई साहब, रूसो की एक ईमेल पुस्तक है, रूसो की, ठीक है ना, मतलब रूस है ना, रूसो की एक ईमेल पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? ईमेल पुस्तक है। रूसो की एक ईमेल पुस्तक है और उस पुस्तक में लिखा गया है बालक एक पुस्तक के समान है। सर ईमेल क्या है? भाई सर ईमेल एक पुस्तक है, हम इसे ग्रंथ भी कह सकते हैं ना, रूसो का ग्रंथ। सर ग्रंथ भी समझ में नहीं आए तो आप कह सकते उसको रचना कह सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
तो एवन एक पुस्तक है रूसो की जिसमें लिखा गया है कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक को पढ़ना चाहिए, जिसे शिक्षक को पढ़ना चाहिए। बालक एक पुस्तक के समान है और शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक पहले उसे जाने कि उस बालक को क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, उसकी क्षमताएं कहाँ तक है, उसको किसमें रुचि है, उसका अध्ययन करो, उसके बाद में ही उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। ठीक है, तो ये ईमेल पुस्तक में लिखा है। ये इस ईमेल पुस्तक से ही प्रभावित होकर मैंने भी कुछ लिखा है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मेरा कहना है, आज वर्तमान युग को देखते हुए मेरा ऐसा मानना है जो मैं यहाँ पर आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। बालक एक पुस्तक के समान, बालक एक पुस्तक के समान है, बालक एक पुस्तक के समान है। माता पिता, शिक्षक, माता पिता, शिक्षक आदि को समय समय पर उन्हें पढ़ना, समझना, पढ़ना समझना या जानना चाहिए। एमपी सर मतलब मेरा अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, मेरा कहना है कि बालक जो है वो किसके समान है, पुस्तक के समान है। ठीक है, माता पिता, शिक्षक आदि को उससे समय समय पर पढ़ना चाहिए, समय समय पर उसे समझना चाहिए, समय समय पर उसको जानना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही उसको आगे की ओर प्रेरित करना चाहिए। इट मीन्स पॉजिटिव वे, है ना, बट उसकी रुचि को जानो, उसकी क्षमता को जानो, उसको किस में इंटरेस्ट है उसको जानकर उसको उसी वे में आगे भेजना चाहिए। तो ये मेरा कहना था। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पूर्ण विराम देते हैं। अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो अधिगम से संबंधित होगी और वो लगातार लंबी चलती रहेगी। एक्चुअली में अधिगम क्या है उसको समझा कर ही आपको छोड़ेंगे। ओके।